गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय अनदर क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। ये एक प्रकार का ऐसा टेक्निक्स है जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री लैब में करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स फैक्ट्रीज में करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो ये आज हम बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स के अंतर्गत जिसका अध्ययन करेंगे वो है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर का प्रयोग हम क्या करते हैं, इन शॉर्ट इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो मेजरमेंट फॉर कलर के लिए करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, समय ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कैलोरीमीटर पर। तो कैलोरीमीटर है क्या? इट इज़ अ टाइप ऑफ द डिवाइस। तो अ कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस दैट यूज्ड इन कैलोरीमेट्री। कैलोरीमीटर एक प्रकार का डिवाइस है जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं, कैलोरीमेट्री में करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कैलोरीमीटर क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द इक्विपमेंट, एक प्रकार का डिवाइस, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग हम कलर को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। ठीक, और इस प्रोसेस को, जिस टेक्निक्स का हम प्रयोग करते हैं उसको हम कैलोरीमेट्री कहते हैं। जैसा कि आप इसमें फिगर के माध्यम से आप देखिए, एक प्रकार की यह डिवाइस है, ये इक्विपमेंट है। जो क्या लिखा गया है, देखिए ऊपर लिखा गया है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर क्या है, एक प्रकार का इक्विपमेंट है, एक प्रकार का डिवाइस है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, कलर को मेजर करने के लिए करते हैं। तो जिस टेक्निक्स या जिस एनालिटिकल टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरीमेट्री कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये फोटोमेट्री का एक प्रोसेस है। क्या है? फोटोमेट्री का एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम कैलोरीमीटर के माध्यम से जिस टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं उस टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं, कैलोरीमेट्री। तो देखिए इसके विषय में बात करते हैं, व्हाट इज द कैलोरीमेट्री। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एनालिटिकल टेक्निक्स यूज्ड इन द बायोकेमिकल एस्टिमेशंस इन द क्लिनिकल लेबोरेटरी। तो क्लिनिकल लेबोरेटरी में, जैसा कि यहाँ आप देखिए, क्लिनिकल लेबोरेटरी में बायोकेमिकल एस्टिमेशन के लिए जिस एनालिटिकल टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कैलोरीमेट्री कहते हैं। एक बार फिर से आप समझिए, क्लिनिकल लेबोरेटरी में बायोकेमिकल एस्टिमेशन के लिए जिस एनालिटिकल टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है उस टेक्निक को हम कैलोरीमीटर कहते हैं, और जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं। तो कैलोरीमीटर इज अ टाइप ऑफ द डिवाइस, but calorimetry is a type of the analytical techniques which is used in the clinical laboratories for the estimations of the biochemical analysis। तो बहुत सारे बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कलर्स के लिए, डिफरेंट कलर्स का जो मेजरमेंट किया जाता है उसके लिए जिस टेक्निक्स का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरीमेट्री कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस ऑफ कलर। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कलर को एस्टिमेट करने के लिए करते हैं। ठीक, तो कैलोरीमीटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये एक कैलोरीमीटर एक प्रकार का डिवाइस होता है, जिस टेक्निक्स के द्वारा करते हैं उसको हम कैलोरीमेट्री कहते हैं, और जिसके लिए करते हैं उसको हम कहते हैं इट इज़ द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस फॉर द कलर। अर्थात कलर के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। डिफरेंट प्रकार के कलर, जैसे हम लोगों का अपना ब्लड हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन एक प्रकार हमारा ब्लड कैसा होता है, रेड होता है, तो वो भी कोई कलर है, उसको एस्टिमेट करने के लिए, पेंट को एस्टिमेट करने के लिए, फूड मटेरियल्स में जो कलर्स पिगमेंट्स होते हैं उनको एस्टिमेट करने के लिए, तो इन सब के लिए हम कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं एस्टिमेट करने के लिए। ठीक बच्चों, तो आइए यहाँ हम देखते हैं, कैलोरीमीटर यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशंस ऑफ अ नोन सोल्यूट्स इन अ गिवन सोल्यूशन बाय मेजरिंग इट्स एब्जॉर्बेंस ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। अर्थात एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए, एब्जॉर्बेंस के माध्यम से जब हम किसी सॉल्यूशन का, अर्थात किसी सॉल्यूशन में जब हम किसी नॉन सोल्यूट का कंसंट्रेशन देखते हैं, अर्थात उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए जिस मेथड का प्रयोग करते हैं, जिस एनालिटिकल टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं उसको हम कैलोरीमेट्री कहते हैं, और जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ देखिए, कैलोरीमीटर यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द नॉन सोल्यूट। अर्थात कैलोरीमीटर का प्रयोग हम करते हैं किसी नॉन सोल्यूट के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए किसी सॉल्यूशन में, बाय मेजरिंग इट्स एब्जॉर्बेंस, अर्थात उसके एब्जॉर्बेंस को मेजर करके, ऑफ ए स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट, किसी जब उसका वेवलेंथ क्या हो, अर्थात किसी पर्टिकुलर लाइट के स्पेसिफिक वेवलेंथ पर जब हम उसके एब्जॉर्बेंस के माध्यम से किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैलोरीमेट्री कहते हैं, और उस जो डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर कहते हैं। अभी हम इसके विषय में और अच्छे से समझेंगे।
इट इज़ मच यूजफुल इन बायोकेमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज। जैसा कि हमने बात किया कि इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री लैब में किया जाता है, अर्थात जो पैथोलॉजिकल लैब्स होते हैं वहाँ किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री के लैब में किया जाता है, साथ ही साथ बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स एजेंसीज में, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए हम जानते हैं कि कैलोरीमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट passes through a colored solution, some specific wavelength of light are absorbed which is related to color intensity। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको जानिए। जब किसी कलर सोल्यूशन में से, देख रहे हैं, जब किसी कलर सोल्यूशन में से कोई हम मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स होता है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एक सिंगल लाइट पास कराना, अर्थात जब हम केवल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को हम पास कराएं, केवल सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट, अर्थात जब हम सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट को किसी माध्यम से अगर पास कराते हैं तो उसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। क्योंकि जो सतरंगी लाइट होता है, सतरंगी लाइट में से और वेवलेंथ ऑफ लाइट को रोक कर जब हम केवल सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट को पास कराते हैं तो उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। तो व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू अ कलर्ड सोल्यूशन, जब किसी कलर्ड सोल्यूशन से या जब किसी कलर्ड सोल्यूशन के माध्यम से हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराते हैं, सम स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब, जिसमें से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ के लाइट एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो डिपेंड करता है उनके कलर इंटेंसिटी पर। अब एक बार फिर से समझिए कि जब हम किसी कलर सॉल्यूशन में से मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराते हैं तो उसमें बहुत सारे लाइट उस कलर सॉल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और बहुत कम ही लाइट बाहर की ओर पास कर जाते हैं। तो जो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं उस लाइट, उसको हम एब्जॉर्बेंस कहते हैं, और जो लाइट आगे की ओर पास कर जाता है उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी कलर्ड सॉल्यूशन के माध्यम से पास कराते हैं तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ के लाइट एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो डिपेंड करता है उस कलर के इंटेंसिटी पर कि उस कलर का कितना थिकनेस है, कितना वो कंसंट्रेट है, कितना उसका इंटेंसिटी है, उसके आधार पर वो लाइट क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब हो जाएंगे और वो किस पर डिपेंड करेगा, एक बार फिर से आप जान लीजिए कि कलर के इंटेंसिटी पर निर्भर करेगा। जब उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब इंटेंसिटी कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसी सिद्धांत पर यह काम करता है कि जब हम कलर सोल्यूशन के बीच से किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराते हैं तो उसमें से सम स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट, अर्थात कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो डिपेंड करता है उसके कलर इंटेंसिटी पर, और कुछ लाइट जो है वो बाहर की ओर चले जाते हैं, अर्थात आगे चले जाते हैं, और उनको हम ट्रांसमिशन लाइट कहते हैं। आगे देखिए, The amount of light absorbed or transmitted by a color solution is in accordance with two laws, that is the Beers and Lambert's law। तो जो लाइट का, अर्थात अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, अर्थात कितना लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना लाइट ट्रांसमिटेड हो रहा है किसी कलर सॉल्यूशन से, वो ये इसका निर्धारण जो है दो लॉ से निर्धारित होता है, अर्थात दो लॉ के माध्यम से डिफाइंड होता है, जिसको हम बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी भी कलर सॉल्यूशन में कितना लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना लाइट ट्रांसमिट हो रहा है, कितना लाइट बाहर जा रहा है, ये डिपेंड करता है दो लॉस पर, दो नियम पर निर्भर करता है, और उस नियम को हम कहते हैं बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देखिए इस फिगर के माध्यम से, ये एक टेस्ट ट्यूब होल्डर है, देख रहे हैं ना, ये टेस्ट ट्यूब है, अर्थात जिसको हम क्यूबेट कहेंगे। ये एक पात्र है, ये क्यूबेट है, और इस क्यूबेट के अंदर क्या भरा गया है, अर्थात इसके अंदर कोई ये सॉल्यूशन भरा गया है, देख रहे हैं, ये कलर्ड सॉल्यूशन है ना। अब इस कलर्ड सॉल्यूशन के बीच से मोनोक्रोमेटिक लाइट पास किया जा रहा है, तो इसमें ये होगा कि जितना इसका इंटेंसिटी होगा, अर्थात इस सॉल्यूशन का जितना इंटेंसिटी होगा, उसके माध्यम से
बहुत सारे लाइट यहाँ एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। अर्थात ये जितना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा, जितना ज़्यादा डार्क होगा, उतना ही ज़्यादा लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा, और जितना ज़्यादा ये पतला होगा उतना ही ज़्यादा लाइट ये बाहर की ओर चला जाएगा। तो जो लाइट एब्जॉर्ब होता है उसको हम एब्जॉर्बेंस कहेंगे, और जो लाइट बाहर चला जाएगा उसको हम ट्रांसमिशन कहेंगे। तो यही कहा जा रहा है, ये देखिए, एब्जॉर्बिंग सैंपल ऑफ कंसंट्रेशन। अर्थात जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को इस सोल्यूशन के माध्यम से पास करेंगे, इसके थ्रू पास करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या करेगा, ये सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत ही कम लाइट बाहर की ओर जाएगा। तो ये जो बाहर लाइट जा रहा है इसको हम ट्रांसमिटेड लाइट कहेंगे, और जो यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा उसको हम एब्जॉर्बेंस कहेंगे। और ये डिपेंड करता है, ये लैम्बर्ट लॉ क्या था, ये डिपेंड करता है पाथ लेंथ पर। अर्थात जिस टेस्ट ट्यूब का, अर्थात जो ये हमारा टेस्ट ट्यूब होल्डर है, अर्थात ये जो हमारा पात्र है, ये इसका जितना ही ज़्यादा डिस्टेंस होगा, अर्थात जितना ज़्यादा पाथ लेंथ होगा उसमें उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, और उतना ही ज़्यादा ये लाइट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अर्थात एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ। अर्थात इस टेस्ट ट्यूब का पाथ लेंथ जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा लाइट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जितना ही कम पाथ लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा लाइट क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये किस पर निर्धारित करता है, ये बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ पर निर्धारित होता है। आगे चलिए हम अभी बात करते हैं। तो देखिए बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ, सबसे पहले हम बात करते हैं बियर्स लॉ के विषय में। तो बियर साहब ने क्या कहा, ये देख रहे हैं एक प्रकार का ये क्यूबेट है, और इस क्यूबेट में हमारा क्या है, सोल्यूशन भरा हुआ है। अर्थात इसमें हमारा सोल्यूशन भरा हुआ है। इस सोल्यूशन के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, ये लाइट पास करा रहे हैं, ठीक। अर्थात कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कर रहा है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी, अर्थात इस सोल्यूशन का इंटेंसिटी, कितना ज़्यादा ये सोल्यूशन कंसनट्रेट है, कितना ज़्यादा गाढ़ा है, उस पर ये निर्भर करता है। तो इसमें बहुत सारे लाइट क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और कुछ ही लाइट बाहर की ओर जाएंगे, जिसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। आइए इसके विषय में बात करते हैं। ये बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग है। The concentration of a substances is directly proportional to the amount of the light absorbed or inversely proportional to the logarithm of the transmitted light। अर्थात कह रहा है कि the concentration of the substances is directly proportional to the amount of the light absorbed। तो जो concentration होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, एब्जॉर्बेंस के। अर्थात जितना ही ज़्यादा हमारा सोल्यूशन कंसंट्रेट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्बेंस होगा। लाइट सबसे ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा। तो कहा जा रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। अर्थात जितना ज़्यादा हमारा सोल्यूशन कंसंट्रेट होगा, जितना ही ज़्यादा हमारे सोल्यूशन का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हमारा जो सोल्यूशन गाढ़ा होगा उतना ही ज़्यादा लाइट उसमें एब्जॉर्ब होगा। अर्थात बहुत कम ही लाइट क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे सोल्यूशन के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वो किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर। तो जितना ज़्यादा हमारा सोल्यूशन कंसंट्रेट होगा उतना ही ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अर्थात एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। हमारा सोल्यूशन जितना ज़्यादा कंसंट्रेट होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा। और अगर हम बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। अर्थात जितना ही ज़्यादा हमारा लाइट सोल्यूशन कंसंट्रेट होगा उतना ज़्यादा हमारा लाइट क्या होगा, जितना ज़्यादा हमारा सोल्यूशन कंसंट्रेट होगा उतना ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगा, और उतना ही कम लाइट ट्रांसमिट होगा। अर्थात ट्रांसमिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। अर्थात जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारा लाइट का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसमिशन बढ़ता चला जाएगा, है ना। अर्थात जब हमारा सोल्यूशन कंसंट्रेट होगा तो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगा, जब हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा अर्थात पतला हो जाएगा, है ना। अर्थात जब लाइट सोल्यूशन होगा तो उसमें हमारा ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा। तो ट्रांसमिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। इसी नियम पर, इसी प्रिंसिपल्स पर हमारा बियर्स लॉ काम करता है। आइए जैसे हम देखें, यहाँ आप देखिए कलरीमेट्री में, अर्थात मेजरमेंट्स ऑफ द कलर, कलर का मेजरमेंट्स हम बात करते हैं। यहाँ देखिए डिफरेंट प्रकार के कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे ज़्यादा गाढ़ा कौन है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट ये है, इससे कम कंसंट्रेट ये है, इससे कम कंसंट्रेट ये है, इससे कम ये है, इससे कम ये है, और सबसे कम कंसंट्रेट ये है। अर्थात सबसे ज़्यादा लाइट कलर का ये है। अगर इसमें हम पूछें तो बताइए कि सबसे ज़्यादा लाइट का एब्जॉर्बेंस किस सोल्यूशन में होगा, तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस किस में होगा। तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस लाइट का इसमें होगा, है ना।
सबसे ज़्यादा लाइट का एब्जॉर्बेंस किस में होगा, इसमें होगा। और हम पूछे कि सबसे लिस्ट अमाउंट में एब्जॉर्बेंस किस में होगा, तो सबसे लिस्ट अमाउंट में एब्जॉर्बेंस इसमें होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पतला सोल्यूशन ये है। तो जितना ज़्यादा, मैंने अभी बताया कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्जॉर्बेंस, अर्थात जितना ज़्यादा कंसंट्रेट होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा, और जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन कम, अर्थात जितना ज़्यादा हमारा सोल्यूशन हल्का होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लाइट का ट्रांसमिशन बाहर की ओर जाएगा, अर्थात वो ट्रांसमिट कर जाएगा, लाइट को रोक नहीं पाएगा हमारा सोल्यूशन, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट बाहर की ओर चला जाएगा। तो अगर हम ये बात करें कि ये जो लाइट सोल्यूशन है इसमें एब्जॉर्बेंस कम होगा, ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा, और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगा और ट्रांसमिशन कम होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ अगर हम देखें एक रेंज दिया गया है, इस रेंज में अगर हम पूछें तो सबसे ज़्यादा किस में एब्जॉर्बेंस, सबसे ज़्यादा इसमें होगा, इसके बाद इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, और सबसे कम एब्जॉर्बेंस किस में होगा, इसमें होगा। अगर इसी के उल्टा अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन किस में होगा, तो सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन इसमें होगा, तब 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 इसमें, तो सबसे कम ट्रांसमिशन किस में होगा, इसमें होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा थिक है, गाढ़ा है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत ही कम लाइट क्या करेगा, पास करेगा आगे की ओर। ठीक, तो ये तो रहा एक सॉल्यूशन का क्या है, एक रेंज है। आइए इसके विषय में हम और अच्छे से जानते हैं। तो अगर हम बात करें कि इन शॉर्ट सबसे पहले जो कलरीमीटर का प्रयोग किया गया था वो मेजरमेंट ऑफ कलर के रूप में सबसे पहले किस में किया गया था, तो फर्स्ट टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ द सहेलिस मेथड्स ऑफ द हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। तो सबसे पहले जो कलरीमीटर का प्रयोग किया गया था वो हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन में किया गया था। ये क्या है, एक प्रकार का ये डिवाइस है जिसको हम हीमाटोमीटर कहते हैं। इस हीमाटोमीटर के माध्यम से हम हीमोग्लोबिन के क्या करते हैं, परसेंटेज को एस्टिमेट करते हैं। तो सबसे पहले जो कलरीमीटर का प्रयोग किया गया था वो किसके लिए किया गया था, इट वाज फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड बाय द सहेलिस मेथड्स ऑफ द हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। सबसे पहले ये हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो इसमें होता क्या था, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का डिवाइस है, इसको हम हीमाटोमीटर कहते हैं। इसमें देखिए एक बीच में टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में छोटे छोटे रीडिंग बने हुए हैं, और ये बगल में आप देखेंगे तो ये क्या है, ये आप देखें ये दो सेट्स हैं, ये ब्राउन कलर के दो सेट्स हैं। तो ये अगल बगल जो सेट्स हैं और बीच में एक टेस्ट ट्यूब है। तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, हम ब्लड को डालते हैं, और ब्लड के साथ हम क्या करते हैं, इसमें HCl को डालते हैं। एक बार फिर से आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये बीच में जो टेस्ट ट्यूब दिया गया है, ये इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, ब्लड को डालते हैं, और ब्लड में फिर किसको डालते हैं, HCl को। तो जब हम HCl को डाल देंगे तो ये एसिड हीमेटिन बन जाता है। जब ये एसिड हीमेटिन बन जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पानी को डालते जाएंगे, और इस पानी को जब डालेंगे तो एक समय आएगा, अब जब पानी को डालेंगे तो ये इस प्रकार का कलर बन जाएगा। देख रहे हैं, ये इसी फिगर को यहाँ दिखाया गया है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में ब्लड और HCl डाला गया है, अर्थात जब ये एसिड हीमेटिन बन जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, पानी को डालकर डाइल्यूट करते चले जाएंगे, और इसका डाइल्यूशन हम देखते जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि इस कलर का मैच इससे करना चाहिए, अर्थात इस कलर, ये कलर क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। जिस जगह ये कलर अर्थात जो शेड का कलर अर्थात जो टेस्ट ट्यूब का कलर है, ठीक, अर्थात हम ये देखेंगे कि जो शेड का कलर अर्थात इसका कलर, जो शेड का कलर है वो हमारे टेस्ट ट्यूब के कलर से अगर मैच कर जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसी जगह हम उसको रीडिंग नोट कर लेते हैं। ठीक बच्चों, तो ये इसका क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें ब्लड डालेंगे, ब्लड के साथ हम HCl को डालेंगे, और HCl को डालने के बाद हम इसको प्रोग्रेसिवली क्या करेंगे, डाइल्यूट करते चले जाएंगे। किसके माध्यम से, अर्थात पानी डालते हुए हम उसमें वाटर डालते चले जाएंगे, वाटर डालते चले, और फिर उसका कलर चेंज होता चला जाता है। ठीक, और एक समय ऐसा आएगा कि ये शेड का कलर, एक बार फिर से देखिए, एक समय ऐसा आएगा कि इस शेड का कलर इस टेस्ट ट्यूब के कलर से मैच करेगा, है ना। अर्थात क्यों, क्योंकि हम इसको प्रोग्रेसिवली डाइल्यूट करते चले जा रहे हैं, और इसको तब तक डाइल्यूट करते चले जाएंगे जब तक ये शेड के कलर से मैच नहीं करेगा, इसके अर्थात इस कलर से इसको मैच कर देना चाहिए, करना चाहिए। तो जब ये मैच कर जाएगा तो उसी जगह फाइनल रीडिंग हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। जहाँ ये दोनों मिलने लगते हैं उस फाइनल रीडिंग को हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और वही हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस सच टाइप्स ऑफ द ब्लड, अर्थात वो ब्लड का हमारा कंसंट्रेशन होता है। ठीक बच्चों,
इट इज़ द फर्स्ट वे। ये सबसे पहला तरीका था जिसमें हम क्या करते थे, कलर के कंसंट्रेशन को डिफाइन करते थे, है ना। अर्थात ये अगर हम ये देखें कि कलरीमीटर का सबसे पहला जो मेथड्स यूज किया गया था वो किसके लिए यूज किया गया था, फॉर द एस्टिमेशंस ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ द सेहलिस मेथड ऑफ द हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहला टेक्निक ये यूज किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम यह हुआ कि इस प्रकार का मेथड केवल और केवल हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन करने के लिए ही यूजफुल था, है ना। अर्थात ये इस प्रकार का मेथड जो यूज किया गया था, अर्थात ये कलरीमीटर का फर्स्ट जो मेथड यूज किया गया था फॉर द एस्टिमेशंस ऑफ द हीमोग्लोबिन के लिए, ये केवल और केवल हीमोग्लोबिन का ही एस्टिमेशन हो सकता था। तो लेकिन हमको बहुत सारे ब्लड का पैरामीटर्स चाहिए होता है ना। अर्थात हमको केवल हीमोग्लोबिन तो देखना नहीं था, हमको बहुत सारे ऐसे ब्लड के पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमको ज्ञात करना होता है। तो और सब पैरामीटर्स के लिए ये इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं रहा, है ना। इसके लिए फिर क्या हुआ, एक इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना। अर्थात ये हमारा जो मेथड है ये केवल और केवल हीमोग्लोबिन के लिए यूजफुल था, लेकिन हमको बहुत सारे ब्लड के पैरामीटर्स की आवश्यकता थी, इसलिए हम इस मेथड्स को थोड़ा सा और एडवांस टेक्निक्स की ओर ले गए और हम क्या किए, एक दूसरा टेक्निक्स का प्रयोग किए। और इस टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेवी-बॉर्न कंपैरेटर। क्या कहते हैं इसको हम लेवी-बॉर्न कंपैरेटर कहते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसमें दो छोटे छोटे डिस्क आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये डिस्क है, और इस डिस्क को क्या करते हैं, इसमें भी ठीक प्रोसेस और टेक्निक्स जो है सेम वैसे ही होता है जिस प्रकार से हम लोगों ने सेलिस मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में देखा है, जो हीमेटो पैरामीटर्स में देखते हैं, हीमेटोमीटर्स में देखते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम लेवी-बॉर्न कंपैरेटर में भी देखते हैं। इसमें दो छोटे छोटे डिस्क होते हैं और इस डिस्क को हम क्या करते हैं, एक टेस्ट कलर होता है, दूसरा डिस्क कलर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है ये टेस्ट कलर है, ये आपका टेस्ट कलर है और ये डिस्क है। तो इस डिस्क को हम इस मशीन के अंदर डालते हैं और डिस्क को क्या करते हैं, रोटेट करते चले जाते हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि ये डिस्क का कलर, ये कलर जो है इस डिस्क के कलर से मैच करेगा, और जिस जगह ये मैच करेगा उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम रीड कर लेते हैं, और फिर इसके आधार पर हम क्या करते हैं, रीडिंग निकाल लेते हैं। तो ये भी क्या है, ये दूसरा मेथड था जिसको हम लेवी-बॉर्न कंपैरेटर कहते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हमारे लिए नहीं रहा। तो आगे चलकर हम लोगों ने एक तीसरा टेक्निक्स जो यूज किया वो कौन सा है, वो ये है जिसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल कलरीमीटर कहते हैं, है ना। तो डिजिटल कलरीमीटर का प्रयोग हम लोगों ने क्यों किया, हम लोगों ने डिजिटल कलरीमीटर का प्रयोग, एक ऐसा प्रयोग हम लोगों ने किया जिसमें हमको एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल सके, है ना। अर्थात जो हम लोग एक रीडिंग लेते थे, मैच करते थे, कलर को मैच करते थे, तो कलर को मैच करने के लिए हमको एक योग्य ऑपरेटर के अर्थात एक नाइट टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती। वो सब कुछ टेक्नीशियन पर निर्भर करता था, जिसमें हमारा जो रीडिंग आना चाहिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आ पा रहा था। तो इसके लिए हम लोगों ने एक नया टेक्निक ईजाद किया और उस टेक्निक का नाम हुआ क्या, डिजिटल कलरीमीटर। तो डिजिटल कलरीमीटर में हम एक न्यूमेरिक वैल्यू निकालते हैं और उस न्यूमेरिक वैल्यू के आधार पर हमें एक एक्यूरेट जो एस्टिमेशन है वो हम कर पाते हैं। तो इसके लिए चाहे हम करें या कोई दूसरा करे, तो सबके लिए डिफरेंट तरीके से अगर वो करेगा, चाहे किसी भी लैब में करेगा, सबके जगह रीडिंग बिल्कुल सेम आएगा और रीडिंग में किसी प्रकार के एरर नहीं आता, किसी प्रकार का कोई डिफॉल्ट नहीं आता है। तो इस समय जो यूज किया जाने वाला टेक्निक्स है उसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल कलरीमीटर। तो इस डिजिटल कलरीमीटर का यूज हम क्या करते हैं, फॉर द रिक्वायरमेंट फॉर द न्यूमेरिकल वैल्यू, अर्थात एक न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक प्रकार देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, लिखा हुआ एक डिजिटल वैल्यू आ जाता है। इसमें हमको कोई कलर मैच नहीं कराना होता है, हमको किसी अर्थात टेस्ट या डिस्क कलर से हमको मैच नहीं कराना होता है। हमारा जो कुछ भी रहेगा एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ के रूप में आ जाएगा और इसके आधार पर हम क्या करते हैं कि उसका एक एक्यूरेट वैल्यू एस्टिमेट कर लेते हैं। तो इसमें आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम कैसे यूज करते हैं। आइए इसके टेक्निक्स को जानते हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ द कलरीमीटर। कलरीमीटर का बनावट कैसे है, कलरीमीटर में क्या क्या, अर्थात ये कलरीमीटर जो मशीन है उसके अंदर कौन से कंपोनेंट डाले गए हैं, कौन कौन से कंपोनेंट काम करते हैं। आइए इस प्रिंसिपल को समझते हैं और इस कंस्ट्रक्शन को समझते हैं कि कलरीमीटर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो किस प्रकार का है। तो आप देखिए अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो कलरीमीटर में क्या यूज किया जा रहा है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ डिवाइसेस देखिए,
एक प्रकार का ये लाइट सोर्स है। क्या है ये एक लाइट सोर्स है। एक मिनट, ये क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये लाइट सोर्स है ना। और ये लाइट सोर्स क्या होता है, लो वोल्टेज टंगस्टन लैंप होता है। ये क्या होता है, लो वोल्टेज टंगस्टन लैंप होता है। और ये क्या है, एक प्रकार का लाइट सोर्स है। और दूसरा आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का क्या है, क्यूबेट है, जिसके अंदर हमारा क्या है, हमारा सैंपल लोड किया गया है। अर्थात ये हमारा सैंपल है। क्या है ये सॉल्यूशन है, ये हमारा सैंपल है। और ये जिसके अंदर डाला गया है, ये एक टेस्ट ट्यूब जैसा संरचना है। लेकिन ये क्या है, ये एक फिक्स्ड ट्यूब है, जिसको हम क्यूबेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये एक प्रकार का फिक्स ट्यूब है जो हर एक जगह सेम बनाया जाता है। इसमें इसका साइज छोटा बड़ा या फिर इसका डायमीटर घटाया बढ़ाया नहीं जाता है। एक फिक्स टेस्ट ट्यूब होता है जिसको हम क्यूबेट कहते हैं। तो पहला है लाइट सोर्स, दूसरा है क्यूबेट, और तीसरा आप जो देख रहे हैं इसको हम फोटो डिटेक्टर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो डिटेक्टर सेल कहते हैं। जो क्या करेगा, अर्थात जो हमारा ट्रांसमिटेड लाइट है उसको ये क्या करेगा, एक अब्जॉर्ब करेगा, अपने पास रखेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, ये एक आउटपुट देगा। और ये आउटपुट क्या करेगा, अर्थात ये बिल्कुल सोनर जो, अगर हम ये बात करें व्हाट इज़ द फोटो डिटेक्टर सेल, फोटो डिटेक्टर सेल है क्या, तो फोटो डिटेक्टर सेल सेम एज लाइक द सोलर पैनल। जिस प्रकार से सोलर पैनल होता है जो फोटो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको किस में, इलेक्ट्रिक लाइट में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का डिवाइस है जिसको हम क्या कहते हैं, फोटो डिटेक्टर सेल कहते हैं। और ये फोटो डिटेक्टर सेल एज लाइक द सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल जैसा ही होता है। जिस प्रकार से हम सोलर लाइट के द्वारा, अर्थात सोलर लाइट को क्या करते हैं, एक पैनल पर लाते हैं और पैनल के माध्यम से हम ये लाइट एनर्जी को चेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक उसी प्रकार से ये भी है कि ये एक हमारा क्या है, फोटो डिटेक्टर सेल है। और ये फोटो डिटेक्टर सेल जो यहाँ से, अर्थात ये इस सोल्यूशन के माध्यम से जो लाइट पास होकर आगे की ओर आएगा, उस लाइट को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद इस लाइट को क्या करेगा, एक एमीटर के माध्यम से डिस्प्ले करेगा और वो आउटपुट देगा इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट, अर्थात इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में ये डिस्प्ले देगा। ये एक प्रकार का एमीटर है ना। तो आप एक बार डिवाइसेस को फिर से देखिए, ये एक प्रकार का लाइट सोर्स है जो लो वोल्टेज टंगस्टन लैंप होता है। और दूसरा ये हमारा क्यूबेट होता है जिसके अंदर हमारा सोल्यूशन डाला गया है, ये कलर्ड सोल्यूशन है। इस कलर्ड सोल्यूशन से जो लाइट पास करेगा, अर्थात एब्जॉर्ब करने के बाद जो लाइट, बचा हुआ लाइट जो आगे की ओर जाएगा, वो फोटो डिटेक्टर सेल के माध्यम से क्या कर लिया जाएगा, कैच कर लिया जाएगा। फोटो डिटेक्टर सेल पर जब ये जाएगा तो फोटो डिटेक्टर सेल एज लाइक सोलर पैनल काम करेगा और ये लाइट एनर्जी को चेंज करेगा किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमको ये क्या करेगा, एक करंट फ्लो होगा और वो करंट क्या होगा, अमीटर के माध्यम से डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। तो ये डिवाइसेस हैं, आप एक बार इसको देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसी प्रिंसिपल पर, इसी कंस्ट्रक्शन मेथड्स पर ये काम करता है। ये हमारा लाइट सोर्स हो गया, ये हमारा क्यूबेट हो गया जिसमें हमारा सोल्यूशन है अर्थात कलर्ड सोल्यूशन है, ये हमारा फोटो डिटेक्टर सेल है, और ये हमारा अमीटर है जिसको हम गैल्वानोमीटर कहते हैं। ठीक, आइए हम बात करते हैं इसके विषय में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब हम किसी लाइट को, अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। क्या है, अर्थात ये जो लाइट है, इस लाइट से, सॉरी थोड़ा सा, ये जो लाइट है, इस लाइट से हमारा क्या होता है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या हो रहा है, जा रहा है, अर्थात सतरंगी लाइट। इसके माध्यम से जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अगल बगल में लेफ्ट राइट सब जगह जो है लाइट इसका क्या हो रहा है, बिखर रहा है। तो इस लाइट को एक दिशा, एक पैरेलल लाइन देने के लिए, एक पतली लाइट के रूप में, एक पतली लाइन के रूप में क्या करता है, पास करने के लिए हम लोग एक डिवाइस लगाते हैं, उसका नाम स्लिट होता है। ये क्या है, इसको हम स्लिट कहते हैं, SLIT, है ना। तो ये क्या है, ये स्लिट है। अर्थात इस स्लिट को हम इसलिए लगाते हैं कि जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, जो एक लाइट सोर्स से निकलने वाला लाइट जो चारों तरफ बिखर रहा है, इस लाइट को पैरेलल ले आने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल लाने के लिए, जो चारों तरफ से बिखर रहा है इसको पैरेलल लाने के लिए हम लोग स्लिट लगाते हैं। तो ये स्लिट क्या करता है, एक नैरो पतली लाइन के रूप में इस लाइट को पास करेगा, है ना। अर्थात लाइट को क्या करेगा, ये एडजस्ट करेगा। तो ये इसको हम एडजस्टर भी कहते हैं। ये एडजस्ट करेगा और लाइट को एक पैरेलल, अर्थात बीम ऑफ लाइट के रूप में इसको आगे की ओर ले जाएगा, है ना। तो ये इसीलिए स्लिट लगाया जाता है। तो स्लिट क्या करेगा, जब हमारे टोटल लाइट जो इधर उधर प्रकटित हो रहे थे, जो इधर उधर रिफ्लेक्ट हो रहे थे, उस लाइट को एक पैरेलल वे में अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लिट लगाते हैं। और ये स्लिट क्या करेगा, अब मैक्सिमम लाइट को क्या करेगा, इस सोल्यूशन से पास कराएगा।
तो इसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारा क्या होगा, यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, और शेष जो लाइट जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे वो लाइट क्या होगा, आगे की ओर ट्रांसमिट कर जाएगा, और ट्रांसमिटेड लाइट क्या होगा, इस फोटो डिटेक्टर सेल पर जाएंगे, और फोटो डिटेक्टर सेल के माध्यम से ये अमीटर के द्वारा क्या करते हैं, करंट को फ्लो करेंगे, है ना। साथ ही साथ अब देखिए, पहले तो हमने स्लिट का प्रयोग किया, अब इसमें आप देखेंगे स्लिट के बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब स्लिट के माध्यम से हम लाइट को एक क्या करते हैं, बीम के माध्यम से, अर्थात एक पतले बीम के माध्यम से पास, एक नैरो बीम ऑफ लाइट को पास कराने के लिए, अर्थात ये स्लिट हमने लगाया। स्लिट लगाने से क्या होता है कि जो हमारे पॉलीक्रोमेटिक लाइट थे वो एक पैरेलल में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, और एक पतली लाइन के रूप में, अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द पास नैरो बीम ऑफ लाइट, एक नैरो बीम ऑफ लाइट के रूप में क्या होता है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और फिर हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो हम लगाए हुए हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा फिल्टर है। क्या है ये हमारा एक फिल्टर होता है, और फिल्टर के माध्यम से हम क्या करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में जो हम टेस्ट करते हैं वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर करते हैं। क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में जो हम टेस्ट करते हैं वो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ में करते हैं, तो उस वेवलेंथ में हम करते हैं जहाँ पर एब्जॉर्बेंस सबसे अधिक हो, है ना। अर्थात हम क्या करते हैं कि हम बायोकेमिस्ट्री में जो टेस्ट करते हैं वो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पर करते हैं, और हम उस वेवलेंथ पर टेस्ट करते हैं जहाँ पर एब्जॉर्बेंस सबसे अधिक हो। तो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पतले से बीम से, एक पतली से जो स्लिट है, इस स्लिट के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक नैरो बीम के माध्यम से लाइट को पास कराते हैं, और यहाँ जो हम लोग फिल्टर लगाते हैं तो फिल्टर क्या करता है, केवल उसी पार्टिकुलर लाइट को पास करता है जिस पार्टिकुलर लाइट के लिए हमको आवश्यकता है ना। अर्थात ये जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट जा रहा है, सतरंगी प्रकार के लाइट जा रहे हैं हम, इस लाइट को जो हमारा ये फिल्टर होता है, जो अनवांटेड लाइट है उनको वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और केवल उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को पास करता है जिसको इस सोल्यूशन की आवश्यकता है ना। अर्थात इस सोल्यूशन को जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ की आवश्यकता है, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट की आवश्यकता है, उसी लाइट को आगे पास कराता है, और इसी लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को ले जाने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिल्टर। तो फिल्टर क्या करता है, एक बार फिर से समझ लीजिए, बायोकेमिस्ट्री में जो हम टेस्ट करते हैं वो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए करते हैं, और उस वेवलेंथ में हम करते हैं जहाँ पर एब्जॉर्बेंस सबसे मैक्सिमम होता है, अर्थात एब्जॉर्बेंस सबसे अधिक हो, हम उसी, अर्थात जिस सॉल्यूशन के लिए एब्जॉर्बेंस सबसे अधिक होता है उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर हम काम करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वाइट लाइट, अर्थात जो विजिबल लाइट, वाइट लाइट को हम क्या कहते हैं, विजिबल लाइट, इस वाइट लाइट या विजिबल लाइट में जिसमें बहुत सारे सतरंगी कलर होते हैं, इसमें कितने, बहुत सारे सतरंगी कलर होते हैं, और उन सब को छांट कर जो वेवलेंथ मुझे चाहिए उस वेवलेंथ को पास करने के लिए हम एक फिल्टर का प्रयोग करते हैं, है ना। अर्थात इसमें ये जो लाइट सोर्स आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे सतरंगी कलर हैं, तो उस कलर को छांट कर जिस हम पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को हम चाहते हैं उसी लाइट को ये हमारा फिल्टर आगे की ओर पास कराएगा, और उस प्रकार के लाइट को हम क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, ठीक। और जिस पार्टिकुलर वेवलेंथ का फिल्टर है वो सारे वेवलेंथ को रोक देता है, अर्थात जिस पार्टिकुलर वेवलेंथ का ये फिल्टर लगाया गया है ये, अर्थात जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ को आप चाहते हैं कि वो आगे की ओर पास हो, तो वो क्या करेगा कि सभी वेवलेंथ ऑफ लाइट को, सभी वेवलेंथ के लाइट को जो क्या करता है वो रोक देता है, और पर्टिकुलर उसी वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो पास करता है जो सोल्यूशन को आवश्यकता है ना। तो जिस पार्टिकुलर वेवलेंथ का फिल्टर है वो सारे वेवलेंथ को रोक देता है और केवल उसी वेवलेंथ को जाने देगा जिस वेवलेंथ का ये फिल्टर है। वो लाइट इस सॉल्यूशन में पड़ता है जिसके कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएंगे और कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाएंगे। बात समझ में आई कि बहुत सारे वेवलेंथ के लाइट यहाँ लाइट सोर्स से निकलेंगे, जिसमें से बहुत सारे जो अनवांटेड वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो इसको फिल्टर पेपर क्या करेगा, ये जो फिल्टर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और केवल उस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को उस सोल्यूशन के थ्रू पास कराएगा जिसको आवश्यकता है, जिस चीज़ की आवश्यकता है ना। और इसमें से क्या होगा, बहुत सारे लाइट यहाँ एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और कुछ ही लाइट आगे की ओर निकल जाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं, ठीक।
अब आपको समझ में आ गया होगा फिल्टर का प्रयोग हम क्या करते हैं। फिल्टर का प्रयोग हम करते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट से निकलने वाले जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट हैं उन सब वेवलेंथ को वो क्या करता है, रोक लेता है और केवल उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को पास करता है जिसकी हमको आवश्यकता है। और उस लाइट जो मोनोक्रोमेटिक लाइट जाता है उसमें से मैक्सिमम लाइट जो होते हैं वो सोल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और कुछ ही लाइट आगे की ओर जाते हैं जिसको हम ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं। और वो लाइट अब क्या होता है, ट्रांसमिटेड लाइट ये फोटो डिटेक्टर सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इस फोटो डिटेक्टर सेल के माध्यम से ये जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी और इस अमीटर के द्वारा वो क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं। तो ये तो था ये हम लोग इस समय जो हम डिजिटल पैरामीटर्स का प्रयोग करते हैं जिसको हम डिजिटल कलरीमीटर कहते हैं। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट जो कलरीमीटर था, जो सबसे पहले हम लोग यूज करते थे कलरीमीटर का, आज के पहले जो पुराने ज़माने में जो प्रयोग किया जाता रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ये एक प्रकार का एनालॉग कलरीमीटर है। ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, एनालॉग कलरीमीटर कहते हैं, है ना। तो ये पहले का था, अर्थात ये जो हम इस समय जो यूज कर रहे हैं कलरीमीटर उसका नाम डिजिटल कलरीमीटर है। लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का एनालॉग कलरीमीटर है ना। क्या नाम है इसका, नाम एनालॉग कलरीमीटर। जैसा कि आप इसमें देखिए, थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखा रहे हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर। तो ये एक प्रकार का एनालॉग कलरीमीटर था जिसमें ये देख रहे हैं एक रीडिंग बना होता था और इस रीडिंग में ऊपर की ओर जो है इसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओडी। अर्थात ऊपर वाला जो रीडिंग होता था ये ओडी को बताता था जिसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। अर्थात ये एब्जॉर्बेंस को बताता था कि हमारा कितना लाइट जो है एब्जॉर्ब हो। तो एब्जॉर्बेंस को बताने के लिए जो ऊपर का रीडिंग होता था उसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं जो हमारे एब्जॉर्बेंस को बताता था। और नीचे वाला जो आप रीडिंग देख रहे हैं ये परसेंटेज ऑफ ट्रांसमीटर्स को बताता था कि हमारा कितना जो है, ये देखिए ट्रांसमिटेंस लिखा गया है, ट्रांसमिटेंस। तो ऊपर के रीडिंग से हम ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करते थे जिससे हमको ये पता चलता था कि कितना लाइट हमारा एब्जॉर्ब हुआ है। और नीचे का जो रीडिंग है उससे ये पता चलता था कि हमारा कितना परसेंटेज ट्रांसमिटेंस हुआ है, अर्थात कितना लाइट हमारा बाहर की ओर गया है, ट्रांसमिट हो गया है ना। तो ये दो रीडिंग जो है ये हमको एनालॉग कलरीमीटर से पता चलता था। तो सबसे पहले जो पुराने ज़माने में यूज किया जाने वाला कलरीमीटर था उसका नाम क्या था, उसका नाम था एनालॉग कलरीमीटर। लेकिन इस समय जो हम लोग कलरीमीटर का यूज कर रहे हैं उसको हम डिजिटल कलरीमीटर कहते हैं। तो दो वर्जन का कलरीमीटर, पहला था जो एनालॉग वर्जन और इस समय जो चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, जैसा कि ये देख रहे हैं ये क्या है, डिजिटल फोटो कलरीमीटर है जिसको हम डिजिटल वर्जन कहते हैं। तो ये डिजिटल वर्जन में प्रयोग किए जाने वाला कलरीमीटर है और अभी जो आप ये देख रहे हैं ये एनालॉग वर्जन का कलरीमीटर है जो पहले यूज किया जाता था। लेकिन अब इसका यूज क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ठीक, अब जो हम लोग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो ये है जिसको हम डिजिटल कलरीमीटर कहते हैं। सेम प्रोसेस वही है जैसे इसमें भी आप देख रहे हैं, प्रोसेस में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ भी एक प्रकार का क्यूबिट है, ये देख रहे हैं क्यूबिट सब जगह, अर्थात ये सेम पाथ ऑफ लेंथ का, अर्थात सेम पाथ लेंथ का होता है, अर्थात इसका डायमीटर सेम होता है, इसका आकार सेम होता है, इसी अर्थात इसमें क्यूबिट में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं, क्यूबिट सब जगह फिक्स रखा गया, इसका माप बिल्कुल सेम है। नहीं तो जैसा कि लैम्बर्ट लॉ के आधार पर इसमें क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि पाथ लेंथ अगर बढ़ जाएगा, पाथ लेंथ अगर घट जाएगा तो उसके रीडिंग में क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएशन आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो क्यूबिट का मतलब होता है एक फिक्स डायमीटर, एक फिक्स पाथ लेंथ होता है, ठीक ना। तो ये क्यूबिट होता है इसमें, साथ ही साथ हमारा लाइट सोर्स यहाँ लगा होता है, डिटेक्टर सेल्स होते हैं। बस एक यहाँ अंतर ये होता है कि जहाँ वहाँ अमीटर लगा होता था, अमीटर के माध्यम से हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट जो दिखाया जाता था, अर्थात वो जो फोटो लाइट था वो कन्वर्ट होता था इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट, और वो इलेक्ट्रिक लाइट अमीटर के माध्यम से दिखाया जाता था। यहाँ अमीटर की जगह क्या है, ये एक डिजिटल पैरामीटर आपके सामने डिस्प्ले होगा, है ना। बस यहाँ अमीटर नहीं लगाया गया है, एक और जो डिवाइस अलग से लगाया जाता था अमीटर वो नहीं है, और इसमें सेम चीज़ें वही लगाई गई हैं जो उसमें एनालॉग कलरीमीटर में था। तो एनालॉग कलरीमीटर जैसा ही काम करता है, बशर्ते यहाँ क्या है कि जहाँ हम अमीटर का प्रयोग करते थे, अमीटर की जगह यहाँ हमको क्या है, यहाँ हमको डिजिटल एक पैरामीटर्स देखने को मिलता है ना। अर्थात डिजिटल आउटपुट क्या है यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक, केवल यहाँ क्या है, अमीटर का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और डिवाइस की हम बात करते हैं। ये डिवाइस जो है इसको हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटो एनालाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसका नाम है सेमी ऑटो एनालाइजर।
आप इसको अच्छे से जान लीजिए। इसका नाम है सेमी ऑटो एनालाइजर। सेम ये भी उसी प्रकार से है, अर्थात इसमें भी टेक्निक्स जो हैं बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर का है। सेम स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें भी वही क्यूवेट लगाया गया है, क्यूवेट इसके अंदर भी है, साथ ही साथ इसमें लाइट सोर्स भी है, डिटेक्टर सेल्स भी है, और इसमें क्या है कि इसका सीधे कनेक्शन एक कंप्यूटर के रूप में जोड़ा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल कंप्यूटर से इसको अटैच किया गया है, और इसमें जो ऑप्टिकल डेंसिटी वगैरह है, इसको ऑप्टिकल डेंसिटी के लिए आपको कहीं कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, केवल आप कंप्यूटर के सेट पर जाएंगे और ये आपको बिल्कुल प्रिंट आउट करके पूरा रीडिंग बाहर निकाल देता है। तो ये थोड़ा सा और मॉडर्न टेक्निक्स आ गया है कलरीमीटर के लिए कि इसका जो डिवाइस है सेम उसी स्ट्रक्चर पर काम करेगा, अर्थात इसमें भी क्यूवेट होगा, लाइट सोर्स होगा, डिटेक्टर सेल्स भी होंगे, ठीक। बशर्ते क्या है कि यहाँ अमीटर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कि पूरा रीडिंग जो है कंप्यूटर के माध्यम से आपको पूरा क्या करेगा, एस्टिमेट करके पूरा रीडिंग निकाल के ये आपको आउटपुट देगा, ठीक। तो ये थोड़ा सा और एडवांस है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटो एनालाइजर कहते हैं। इस डिवाइस का क्या नाम है, सेमी ऑटो एनालाइजर, ठीक। आइए ये क्या है, ये एक प्रकार का फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर सिस्टम है, जो सबसे बड़े अर्थात बड़े पैमाने पर ये काम करता है। सबसे बड़ा ये क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है। तो ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो बड़े पैमाने पर काम करता है। इसका नाम होता है फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर सिस्टम। क्या नाम है इसका, फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर सिस्टम। ये भी एक प्रकार का एक प्रकार का क्या है, कलरीमीटर है, जो कलर एस्टिमेशन के लिए किया जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा, अर्थात ये एक बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, कलरीमीटर में करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कलर, और इसको क्या कहते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक बायोकेमिकल एनालाइजर सिस्टम, ठीक। तो ये तो डिवाइसेस थी। आइए यहाँ हम थोड़ा सा इसको अब बहुत अच्छे से समझते हैं, सबको एक साथ सिक्वेंसली हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द कलरीमीटर में हम लोगों ने क्या देखा कि एक हमारा लाइट सोर्स है, जिसको हम एक नैरो बीम ऑफ लाइट के रूप में एक स्लिट के माध्यम से पास करा रहे हैं, और फिर ये क्या कर रहा है, फिल्टर पर जाकर क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, अर्थात ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट क्या हो रहा है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट के थ्रू एक सोल्यूशन से पास कर रहा है। जहाँ आप देख रहे हैं कि ये सोल्यूशन कैसा है, जहाँ अभी देख रहे थे कि ये सोल्यूशन जो डार्क था, तो डार्क सोल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारा एब्जॉर्ब हो रहा था, लेकिन ये हमारा लाइट सोल्यूशन है। कैसा है, सोल्यूशन हमारा लाइट है। तो मैंने बताया था कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन बहुत कम है, ये डाइल्यूट मीडियम में दिख रहा है। तो जब डाइल्यूशन हो जाएगा तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। बहुत कम ही लाइट एब्जॉर्ब हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है वो क्या है, कम कंसंट्रेट है, ज़्यादा डाइल्यूट है। तो ज़्यादा पतला होने की वजह से, ज़्यादा लाइट होने की वजह से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या होगा, आगे की ओर जाएगा, अर्थात ट्रांसमिट हो जाएगा। और ये ट्रांसमिटेड लाइट क्या होगा, फोटो डिटेक्टर सेल पर पड़ेंगे, और ये फोटो डिटेक्टर सेल क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एमीटर पर शो करेगा, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमको दिखाई देगा, है ना। तो अगर इसमें हम ये पूछें कि लाइट सोल्यूशन में क्या होगा, तो जब सोल्यूशन लाइट होगा, हल्का होगा, तो एब्जॉर्बेंस कम होगा, एब्जॉर्बेंस कम होगा, ट्रांसमिशन बढ़ेगा, ट्रांसमिशन ज़्यादा बढ़ेगा, तो लाइट ज़्यादा दिखाई देगा, अर्थात ज़्यादा करंट फ्लो होगा, है ना। एक बार आप फिर से समझिए कि जब हमारा सोल्यूशन लाइट होगा, जब लाइट सोल्यूशन होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लाइट ट्रांसमिट होगा, और जब ज़्यादा लाइट ट्रांसमिट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और डायमीटर हमारे जो एमीटर है गैल्वानोमीटर पर ज़्यादा से ज़्यादा हमको लाइट डिस्प्ले होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमको मिलेगा, है ना। अगर ठीक इसी के आगे अगर हम देखें, ये देखिए, ये एक प्रकार का ये सोल्यूशन है, जो हमारा सोल्यूशन कैसा है, ज़्यादा डार्क है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि डार्क सोल्यूशन में देखिए कि जब हमारा ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट किसी नैरो बीम के माध्यम से आगे की ओर जाता है, तो ये क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जब इस सोल्यूशन से पास करेगा, ये सोल्यूशन चूँकि हमारा कंसंट्रेट है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लाइट हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा तो देखिए एक पतली लाइनिंग आपको देखने को मिल रही है, तो अर्थात बहुत कम ही लाइट हमारा आगे की ओर ट्रांसमिट होगा। और जब बहुत कम लाइट हमारा आगे की ओर ट्रांसमिट होगा तो फोटोकेमिकल सेल पर बहुत कम ही लाइट पड़ेगा, जिसकी वजह से अमीटर में बहुत कम लाइट क्या होगा, डिस्प्ले होगा, अर्थात कम करंट डिस्प्ले होगा। तो हमारे अमीटर पर क्या होगा,
बहुत कम करंट डिस्प्ले होगा, बहुत कम करंट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बहुत कम लाइट जो है हमारे फोटोकेमिकल सेल पर आया हुआ है। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्बेंस। तो जितना ही ज़्यादा हमारा सोल्यूशन कंसंट्रेट होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना कम ही ट्रांसमिशन होगा, और जितना कम ट्रांसमिशन होगा उतना ही कम लाइट हमको उतना ही कम हमको क्या होगा, करंट मिलेगा, है ना। तो वही चीज़ जो मैंने अभी बीयर्स लॉ में पढ़ा था, ठीक वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए दोनों को हम कोरिलेट कर अगर पूछें कि व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन द कलर, अर्थात एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिशन में क्या रिलेशन है, तो आप देखिए यहाँ दिखाया गया है कि जब हमारा अर्थात सोर्स ऑफ लाइट दोनों का सेम वही है, अर्थात पॉलीक्रोमेटिक लाइट किसी नैरो बीम के माध्यम से पास कराया जाएगा। ये एक हमारा फिल्टर लगाया गया है, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर हमको कलर चाहिए, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ को हमें पास कराना है, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए हमको फिल्टर लगाना होता है। जब यहाँ लाइट पास करेगा एक हमारे एक हमारे थिक कंसंट्रेशन अर्थात ज़्यादा गाढ़ा कंसंट्रेट सोल्यूशन के माध्यम से जब हमारा लाइट पास करेगा तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और बहुत ही कम लाइट हमारा आगे की ओर ट्रांसमिट होगा, जिससे फोटो डिटेक्टर सेल पर बहुत कम लाइट पड़ेगा और हमको कम करंट क्या होगा, फ्लो होगा, बहुत कम करंट मिलेगा। अगर इसी के साइमल्टेनियसली हम ये देखें कि अगर यहाँ हम ये देखें कि हमारा जो सोल्यूशन है ये बहुत लाइट है, लाइट सोल्यूशन क्या हो रहा है, देख रहे हैं मोटा लाइनिंग दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लाइट क्या करेगा, सोल्यूशन के आगे पास कर जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्बेंस कम हो जाएगा। जब एब्जॉर्बेंस कम होगा तो ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा, ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा तो अमीटर पर हमको ज़्यादा करंट देखने को मिलेगा, है ना। तो इन दोनों में अगर हम ये रिलेशन देखें तो अगर ज़्यादा कंसंट्रेट है सोल्यूशन, ज़्यादा कंसंट्रेशन होने पर एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा तो ट्रांसमिशन घटेगा, ट्रांसमिशन घटेगा तो लाइट क्या होगा, घटेगा, अर्थात करंट घटेगा। अगर यही हम दूसरी तरफ ये देखें कि अगर हमारा सोल्यूशन क्या है, लाइट है, तो लाइट सोल्यूशन में हमारा एब्जॉर्बेंस घटेगा, और एब्जॉर्बेंस घटेगा तो ट्रांसमिशन बढ़ेगा, ट्रांसमिशन बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो करंट यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक। अगर हम देखिए बीयर्स लॉ में अगर ये देखें, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करके देखें तो देखिए इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिखाया गया है एब्जॉर्बेंस और यहाँ दिखाया गया है कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर mg पर डेसीलीटर में दिखाया गया। तो हम ये देख रहे हैं कि एक समय जब हमारा कंसंट्रेशन जीरो है, देख रहे हैं जब हमारा कंसंट्रेशन जीरो है, तो जब हमारा कंसंट्रेशन कम है तो एब्जॉर्बेंस क्या है, एब्जॉर्बेंस हमारा क्या, अर्थात जब कंसंट्रेशन कम है तो एब्जॉर्बेंस कम होगा। मैंने बताया कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्बेंस। तो जब हमारा कंसंट्रेशन जीरो है तो एब्जॉर्बेंस क्या है, जीरो है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जब हमारा कंसंट्रेशन 100 हो गया है तो एब्जॉर्बेंस हमारा 0.1 है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ देखें कि हमारा कंसंट्रेशन जब 600 mg पर डेसीलीटर हो गया है तो आप देख रहे हैं एब्जॉर्बेंस हमारा कितना हो गया, 0.5 हो गया है ना। तो जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है एब्जॉर्बेंस हमारा उतनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, अर्थात जितने ज़्यादा हमारा सोल्यूशन कंसंट्रेट होगा एब्जॉर्बेंस उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्बेंस, ठीक। एक बार फिर से समझिए कि जब हमारा देखिए ये कंसंट्रेशन जीरो है, मतलब कंसंट्रेशन बहुत ज़ीरो है तो एब्जॉर्बेंस भी क्या है, ज़ीरो है। और जैसे जैसे हमारा ये आगे की ओर बढ़ रहा है तो एक समय देखेंगे जब आप देखिए 600 पर, जब हमारा कंसंट्रेशन कितना है 600 mg पर डेसीलीटर है, तो उस समय हमारा एब्जॉर्बेंस देख रहे हैं सबसे पीक पर है, अर्थात 0.5 एब्जॉर्बेंस देखने को मिल रहा है, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें, अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन के विथ रिस्पेक्ट, तो यहाँ देखिए एक समय जब हमारा कंसंट्रेशन जीरो है, अर्थात जब हमारा कंसंट्रेशन, जब हमारा सोल्यूशन बहुत कम कंसंट्रेशन लाइट हो चुका है, जीरो है, तो यहाँ देख रहे हैं ट्रांसमिशन 100%, अर्थात सबसे ज़्यादा 100 ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। परसेंटेज अगर हम देखें तो जब हमारा सोल्यूशन बहुत क्या है, बहुत कम है, अर्थात ज़्यादा डाइल्यूट हो गया है, अर्थात बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है, कंसंट्रेशन जीरो है, तो एब्जॉर्बेंस कितना दिख रहा है, 100% दिख रहा है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे देखिए हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता गया, जब हमारा कंसंट्रेशन 5 आ गया है तो देख रहे हैं एब्जॉर्बेंस क्या हो गया है, एब्जॉर्बेंस हमारा मैक्सिमम हो गया है, ट्रांसमिशन बहुत कम, देख रहे हैं ये आ गया है ना। थोड़ा सा अगर यहाँ देखें तो देखिए अगर हमारा कंसंट्रेशन यहाँ 3 दिख रहा है तो एब्जॉर्बेंस हमारा कितना हो गया है, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हो गया, ट्रांसमिशन केवल इतना ही हो रहा है ना, अर्थात बहुत कम ट्रांसमिट होगा।
ठीक। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जितना ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, एब्जॉर्बेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और जब हमारा ट्रांसमिशन घटेगा, जब हमारा कंसंट्रेशन घटेगा तो ट्रांसमिशन बढ़ेगा, है ना। तो कंसंट्रेशन यहाँ 0 है तो ट्रांसमिशन 100 है। यहाँ देखिए आपका कंसंट्रेशन जब 1 दिखा मतलब 1 हो रहा है तो इसमें 50% क्या हो गया है, ट्रांसमिशन हो गया, अर्थात 50% क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो जा रहा है, और हमारा 50% एब्जॉर्बेंस बढ़ गया है। और जब हमारा कंसंट्रेशन देखिए यहाँ 3 हो गया है तो एब्जॉर्बेंस हमारा कितना हो गया, अर्थात सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया, ट्रांसमिशन बहुत कम होता चला जा रहा है ना। तो इसको हम फ्लो चार्ट के माध्यम से ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारा था बियर्स लॉ। अब देखिए हम बात करते हैं लैम्बर्ट्स लॉ के विषय में। When a ray of monochromatic light passes through an absorbing medium, its intensity decreases exponentially as the length of the light path through light absorbing material increases। बहुत अच्छा चीज़ दिया गया है इसमें, आप देखेंगे तो लैम्बर्ट साहब ने ये कहा था, इनका जो वो रूल है वो किस पर काम कर रहा है, उनका पाथ लेंथ पर काम कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंस तब होगा, अर्थात एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ, अर्थात जब किसी टेस्ट ट्यूब का अर्थात क्यूबेट का पाथ लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका सबसे उसका एब्जॉर्बेंस उतना ही ज़्यादा होगा, अर्थात एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, पाथ लेंथ के, अर्थात जिस टेस्ट ट्यूब का अर्थात जिस टेस्ट ट्यूब का जितना ज़्यादा पाथ लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा उसका एब्जॉर्बेंस होगा, अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट लॉ, है ना। तो व्हेन अ रे ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू एब्जॉर्बिंग मीडियम, जब किसी एब्जॉर्बिंग मीडियम के माध्यम से कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट पास किया जाता है तो इसका इंटेंसिटी क्या होगा, अर्थात जब पाथ लेंथ बढ़ेगा तो इंटेंसिटी क्या होगा, अर्थात इंटेंसिटी देखिए यहाँ कहा गया है एब्जॉर्बिंग मीडियम इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेज, अर्थात जब एब्जॉर्बिंग मीडियम बढ़ेगा तो इंटेंसिटी घट जाएगा, इंटेंसिटी घटे, जब इंटेंसिटी घटेगा अर्थात गाढ़ापन घटेगा तो क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ जाएगा, और डाइल्यूशन बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा। ठीक। तो यही कहा गया है कि मीडियम इज इंटेंसिटी व्हेन अ रे ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू एब्जॉर्बिंग मीडियम इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेज, उसकी इंटेंसिटी घटेगी एक्सपोनेंशियली माने बहुत तेजी से, एज द लेंथ ऑफ द लाइट पाथ थ्रू लाइट एब्जॉर्बिंग मटेरियल इंक्रीजेज, जैसे जैसे उसका लेंथ बढ़ेगा अर्थात पाथ लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो इंटेंसिटी है वो बहुत एक्सपोनेंशियली घटता चला जाएगा, और एब्जॉर्प्शन उतना ही घटता चला जाएगा, और क्या, ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा, है ना। अभी हम इसको और सरल रूप से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए इसको, कैलोरीमेट्रिक लॉ, मैंने बताया कि कैलोरीमेट्रिक 2 लॉ पर काम करता है। पहला है बियर्स लॉ। बियर्स लॉ क्या बताता है, एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। बियर साहब ने कहा कि जो एब्जॉर्बेंस होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, अर्थात जैसे जैसे हमारा सोल्यूशन कंसंट्रेट होता चला जाएगा एब्जॉर्बेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और ट्रांसमिशन उतना ही ज़्यादा घटेगा। लैम्बर्ट साहब ने बताया, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ये हमारा क्या है, क्यूबेट है। तो क्यूबेट में इसमें यह बताया गया कि ये सोल्यूशन जितना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा, जितना ही ज़्यादा कंसंट्रेट होगा, और उसका एब्जॉर्बेंस उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक। तो ये किसके आधार पर था, बियर्स लॉ के आधार पर। लेकिन लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू दी पाथ लेंथ, अर्थात जो एब्जॉर्बेंस होगा वो पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, अर्थात ये जितना ही ज़्यादा पाथ लेंथ होगा, जितना ही ज़्यादा ये डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इसमें क्या होगा, एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा। अगर पाथ लेंथ घटेगा तो एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा, है ना। तो ये दोनों क्या हैं, अर्थात इनके अगर हम लैम्बर्ट्स लॉ के आधार पर ये देखें तो इसका जितना ज़्यादा डायमीटर घटता चला जाएगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्बेंस क्या होगा, घटेगा, है ना। और इसमें जितना ज़्यादा पाथ लेंथ इसका बढ़ेगा एब्जॉर्बेंस उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा, है ना। तो बियर्स लॉ के आधार पर कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस था, लेकिन बियर्स लॉ के आधार पर क्या था, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ। ये पाथ लेंथ के आधार पर बात करते हैं, और ये क्या करते हैं, कंसंट्रेशन के आधार पर बात करते हैं, है ना। तो आइए अब हम देखते हैं कंपोनेंट। इसमें जैसा कि अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कौन कौन से कंपोनेंट हैं, जहाँ कि आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का क्या है, टंगस्टन लैंप है ना, अर्थात ये लो वोल्टेज टंगस्टन लैंप है जो हमारा लाइट सोर्स के रूप में काम कर रहा है। इससे बहुत ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक लाइट पॉलीक्रोमेटिक लाइट निकलता है, अर्थात सतरंगी प्रकार के लाइट निकलते हैं। इस लाइट को क्या करते हैं, एक नैरो स्लिट के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, एक पैरेलल लाते हैं, और फिर इसको हम क्या करते हैं, एक लेंस, इसको कंडेंसिंग लेंस के माध्यम से हम पास कराते हैं, और फिर ये कंडेंसिंग लेंस के आगे कंडेंसिंग लेंस से होते हुए
क्या करते हैं हम इसको कंडेंसिंग लेंस से आगे हम देखिए ये कंडेंसिंग लेंस के बाद हम क्या करते हैं एक फिल्टर से पास कराते हैं। ये फिल्टर क्या करता है कि जो अनवांटेड वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको वो क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है और केवल एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को आगे की ओर पास कराता है ना। और इसको हम क्या कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सॉरी ये मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या करते हैं हमारा क्यूवेट के माध्यम से पास करता है। किसके माध्यम से पास करेगा? क्यूवेट के माध्यम से पास करेगा। और ये क्यूवेट सॉरी क्या करेगा? क्यूवेट के माध्यम से पास करेगा। ये हमारा क्यूवेट है और इस क्यूवेट के माध्यम से क्या इसमें रीडिंग क्या गड़बड़ा गया? ये हमारा क्यूवेट है और ये क्यूवेट के माध्यम से ये क्या करेगा? ये हमारा पास करेगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लाइट क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत ही कम लाइट क्या होगा? ये हमारे फोटो सेल्स के माध्यम से अर्थात फोटो डिटेक्टर सेल पर जाएगा। और ये फोटो डिटेक्टर सेल क्या करेगा? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और ये हमारा एक ये देखिए ये अमीटर है जिसको हम गैल्वानोमीटर कहते हैं। और गैल्वानोमीटर पर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को डिस्प्ले करने का काम करता है। तो ये सब डिवाइसेस हैं, ये एक प्रकार के कंपोनेंट हैं जो हमारे कलरीमीटर में यूज किए जाते हैं। तो एक बार आप फिर से देख लेंगे। ये हमारा टंगस्टन लैंप है जिसको हम लाइट सोर्स कहते हैं। दूसरा हमारा कंडेंसर लेंस होता है। तीसरा और ये हमारा स्लिट है। और ये क्या होता है हमारा? ये फिल्टर है। और ये हमारा क्यूवेट है जिसमें हमारा सोल्यूशन क्या किया लोड किया गया है। और ये हमारा क्या है? फोटोकेमिकल ये फोटो डिटेक्टर सेल होता है। और साथ ही साथ ये फाइनली क्या होता है? गैल्वानोमीटर होता है जिसको हम अमीटर कहते हैं। और इसके माध्यम से हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है? डिस्प्ले होता है। ठीक, यहाँ भी आप देखेंगे ये एक प्रकार का दिखाया गया। ये हमारा क्या है? लाइट सोर्स है ना। इसके बाद ये क्या हमारा स्लिट होता है जो हमारे नैरो बीम ऑफ लाइट को पास करेगा अर्थात पैरेलल। ये हमारा क्या है? एक लेंस है। और फिर ये हमारा जो देख रहे हैं ये क्या है? फिल्टर है। फिल्टर के माध्यम से हमारा क्यूवेट पर जाता है और क्यूवेट में मैक्सिमम लाइट हमारा क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो हमारे फोटोकेमिकल सेल के माध्यम से एब्जॉर्ब किए जाएंगे। और ये फोटोकेमिकल सेल फाइनली इसको क्या करेगा? लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? एक इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। और ये गैल्वानोमीटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को आगे की ओर क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा। ठीक, तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं पार्ट ऑफ कलरीमीटर है ना, यहाँ दिखाया गया है लाइट सोर्स, ये हमारा स्लिट है, ये लेंस है, ये फिल्टर है, ये क्यूवेट है, ये फोटो सेल है और फाइनली ये हमारा गैल्वानोमीटर है जिसके माध्यम से हमको आउटपुट एनर्जी या आउटपुट करंट देखने को मिलता है ना। आप देख रहे हैं कि जैसा कि हमने बताया है कि जो बियर्स लॉ है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड है। अर्थात ये हमारे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के ऊपर काम करता है। अर्थात हमारा जो एब्जॉर्बेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और वहीं लैम्बर्ट लॉ जो है वो पाथ लेंथ पर बात करते हैं कि जिस टेस्ट ट्यूब का पाथ लेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसका क्या होगा? एब्जॉर्बेंस सबसे ज़्यादा होगा। जिसका पाथ लेंथ कम होगा उसका एब्जॉर्बेंस कम होगा। तो इसको ध्यान देते हुए अर्थात लैम्बर्ट लॉ को क्या कर दिया गया? एलिमिनेट कर दिया गया। और लैम्बर्ट्स लॉ के एलिमिनेशन के बाद हम लोगों ने जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं वो उसको हम बियर्स लॉ के आधार पर जो ट्यूब हम लेते हैं वो ट्यूब एक फिक्स ट्यूब के रूप में माना गया जिसको हम क्यूवेट कहते हैं। तो लैम्बर्ट लॉ को ध्यान में देते हुए, लैम्बर्ट लॉ के अर्थात उनके नियम को ध्यान में रखते हुए अगर हम पाथ लेंथ को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? कम ज़्यादा आएगा। अर्थात बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे, डिफरेंट रीडिंग आएगा। तो इसको ध्यान देते हुए जो हम ट्यूब यूज करते हैं उस ट्यूब को हम क्या करते हैं? एक फिक्स्ड आकार देते हैं, एक फिक्स साइज देते हैं, एक फिक्स उसका डायमीटर बनाते हैं अर्थात उसका जो पाथ लेंथ होता है वो डेविएट ना करें। तो एक फिक्स पाथ लेंथ का हम लोग यूज करते हैं जिसको हम क्यूवेट कहते हैं। तो चाहे कोई भी डिवाइस हम यूज करते हों लेकिन उस डिवाइस में जो टेस्ट ट्यूब यूज किया जाता है उसको हम क्यूवेट कहते हैं, जो एक सेम पाथ लेंथ का होता है ना। अर्थात जिससे उसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन देखने को ना मिले, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो ट्यूब यूज किया जाता है इसको हम क्यूवेट कहते हैं। और ये क्यूवेट हर एक चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो, हर इक्विपमेंट के लिए ये जो होता है बिल्कुल सेम होता है। कौन? क्यूवेट एकदम सेम होता है। अगर क्यूवेट सेम नहीं रहेगा तो अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट लॉ उसमें डिफरेंट प्रकार की रीडिंग आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाथ लेंथ जब घटेगा बढ़ेगा तो उसमें एब्जॉर्बेंस का जो एब्जॉर्बेंस जो होता है वो घटेगा बढ़ेगा और इस प्रकार से रीडिंग क्या होगा? डेविएट करेगा, है ना।
तो ये आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार का हमारा कलरीमीटर है, जिसमें क्या है, एक फिक्स क्यूबिट यूज किया गया है, अर्थात क्यूबिट के डायमीटर में या पाथ लेंथ में किसी प्रकार का कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलता है। आप ये देख रहे हैं, ये डिफरेंट प्रकार के क्यूबिट हैं, लेकिन इस क्यूबिट के अगर हम ये देखें तो ये बहुत सारे फैंसी कलर के क्यूबिट देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका जहाँ से हमारा सॉल्यूशन, जहाँ से हमारा लाइट पास करता है, उस लाइट की जगह, अर्थात ये आप क्यूबिट का जो ये डायमीटर देखेंगे, अर्थात जिसको हम लेंथ कहेंगे, लेंथ आप क्या कहते हैं, पाथ लेंथ कहेंगे, तो पाथ लेंथ सब क्यूबिट का क्या होता है, सेम होता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई पाथ लेंथ में किसी प्रकार का कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, सब सेम पाथ लेंथ के होते हैं, है ना। और ये आप देख रहे हैं, ये एक डिवाइस है ना, जिसको हम कलरीमीटर कहेंगे। तो कलरीमीटर चाहे जिस प्रकार का हो, चाहे कलरीमीटर में डिफरेंट वेराइटीज़ के कलरीमीटर आएंगे, लेकिन जो क्यूबिट यूज किया जाएगा सबके लिए क्यूबिट बिल्कुल सेम पाथ लेंथ का होगा, और नहीं तो बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे, है ना। तो आगे हम देखते हैं चॉइस ऑफ फिल्टर, हम लोग किस फिल्टर का प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो हम इतना ही बात करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चॉइस ऑफ फिल्टर के विषय में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही बात करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चॉइस ऑफ फिल्टर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, किस कलर के लिए किस फिल्टर को हम यूज करेंगे, फिल्टर को किस प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो इन सब के विषय में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसको शेयर करें अपने यार दोस्तों में जो अपना मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या और किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का तैयारी कर रहे हो, उनको भी आप इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ सकें, है ना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।